जम्मू कश्मीर को भारत का ताज कहा जाता है और इसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर के नाम पे अब तक कई ऐसे इतिहास हैं। एक और इतिहास जम्मू कश्मीर ने रचा है संस्कृत भाषा के उत्थान के लिए, उसके विस्तार के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए। और पहला ऐसा चलता फिरता संस्कृत विद्यालय जो है वो जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत हुई है और विश्व का पहला ऐसा मोहल्ला वो भी जम्मू में बना है, सुभाष नगर। उसको अब पूरी तरह से संस्कृत मोहल्ला कहा जाता है। इस तरह की कई ऐसी चीजें, कई ऐसे नए क्रिएटिव आइडियाज लेकर जो है वो पिछले काफी समय से काम कर रहे हैं महंत रोहित शास्त्री जी। उनसे हम ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। ये गाड़ी है और जैसा मैंने कहा था कि ये चलता फिरता संस्कृत विद्यालय जो है और इसका नाम रखा गया है चलत संस्कृत गुरुकुलम, मोबाइल संस्कृत गुरुकुल। तो अब आपको अगर संस्कृत भाषा में रुचि है, आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, किसी स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं, किसी संस्कृत पाठशाला में जाने की ज़रूरत नहीं। इस चलत संस्कृत गुरुकुलम के जरिए आप जो है वो संस्कृत का ज्ञान हासिल कर सकते हैं। मन जी, ये कैसे आइडिया आया आपको कि चलता फिरता ऐसा विद्यालय खोला जाए और इसकी शुरुआत की जा रही है, और क्या लग रहा है आपको कि रिस्पांस कैसा रहेगा या कैसा रिस्पांस आ रहा है? मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ, तो जब संस्कृत के देखा कि मैंने इतना बोलबाला जम्मू कश्मीर में नहीं है, नौकरियों में दिक्कत है, लोग मात्र इसको पूजा पाठ कर्म कांड की भाषा मानते हैं। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित है। किसी भाषा को हमने किसी जाति वर्ग से नहीं जोड़ना चाहिए, वही उसके पतन का कारण है। भाषा सभी वर्गों की होती है, जब उसे किसी जाति या वर्ग से जोड़ते हैं उसका विकास नहीं हो पाता है। तो 2012 में श्री कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट की मैंने स्थापना की। प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया जाए। आचार्य की डिग्री अनवैलिड हो गई, वो हमने लड़ाई लड़ी, उसको मान्यता मिली, आज लोगों को रोजगार मिला। फिर हमने 2 मोबाइल चलत गुरुकुल लॉन्च किए जम्मू कश्मीर में, क्योंकि गुरुकुलों की कमी है। जम्मू कश्मीर संस्कृत का गढ़ रहा है। महर्षि कल्लन, अभिनव गुप्त जैसे बड़े बड़े विद्वान इस दरा से हुए हैं। नीलमत पुराण, राज तरंगनी इस दरा पे लिखी गई हैं। वर्तमान में स्थिति ठीक नहीं थी। संस्कृत के पतन के 2 ही कारण हैं, मैं मानता हूं। एक तो लोग कहते हैं बहुत कठिन भाषा है, उससे बाकी लोगों का मोरल डाउन होता है। दूसरा कहते हैं ये सिर्फ कर्मकांड की भाषा है, इसमें आगे बढ़ने का इतना फ्यूचर का इतना स्कोप नहीं है, इनकम ऑफ सोर्स नहीं है। आप गूगल में सर्च करें, नासा ने 2011 में अंतरिक्ष में यान भेजा, वहां पे कुछ शब्द ध्वनियां सुनाई दी गई। उन्होंने 12 से 35 विद्वानों को उसको ट्रांसलेट करने के लिए बुलाया। नासा में संस्कृत की क्लासें चल रही हैं। जर्मन के 14 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। अमेरिका के 4 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही है। और आपको इस अफगानिस्तान में संस्कृत डिपार्टमेंट खुला। क्या भारत में इस तरह की लग रहा है आपको कि जो भी व्यवस्था पर बैठे हुए जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट है इस पर काम करने के लिए? और खास करके अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1947 देश आजाद होने के बाद 3 सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज हमें 2019 में दी थी। और LG मनोज सिन्हा जी के आने से, जैसे माता वैष्णो देवी संस्कृत जो विश्वविद्यालय है, जो उनकी यूनिवर्सिटी ककरेयाल में है, वहाँ संस्कृत डिपार्टमेंट ही नहीं था। जब मैं पहली बार उनसे मिला नवंबर 2020 11 में, मैं सर कहाँ से एक्सेप्ट करेंगे हम, यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है तो कहाँ होगा। उन्होंने कहा कि मुझे अच्छा लगा आपने संस्कृत की बात की है, मैं आपको अवश्य बुलाऊंगा। और देखा मैंने 1 महीने बाद उन्होंने श्राइन बोर्ड की मीटिंग बुलाई और BC साहब को कहा अगले सत्र में जो है डिपार्टमेंट मुझे खुला हुआ चाहिए। वहाँ डिपार्टमेंट खुल गया। अगर पढ़ने वाले लोग होंगे तो सरकार अवश्य पढ़ेगी, परंतु संस्कृत के जो विद्वान हैं, चाहे वो प्रोफेसर हैं, चाहे हम कर्मकांड से जुड़े हुए लोग हैं, हम अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो भी पतन का कारण है। अगर हम संस्कृत के नाम पे पुरस्कार ले रहे हैं, संस्कृत के नाम पे रोजी रोटी चला रहे हैं, तो अपने बच्चों को भी वो मिलना चाहिए। शुरुआत तो वहीं से होनी चाहिए। हाँ। जो संस्कृत पढ़ाने वाले हैं या थोड़ा ज्ञान रखने वाले हैं वो अपने बच्चों को। जब मुझे पुरस्कार मिला 2024 में, मैं जम्मू कश्मीर का पहला संस्कृत का विद्यार्थी हूँ जिसको स्टेट अवार्ड मिला है। तो मैं ये नहीं कि मुझे अवार्ड मिल गया मैं घर बैठ जाऊं। आप देखते हैं जिम्मेदारी बढ़ जाती है। सिर्फ पुरस्कार तक हमें सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर हम कर्मकांड कर रहे हैं, संस्कृत के प्रोफेसर हैं, संस्कृत से चाहे हम कुंडलियां देख रहे हैं, ज्योतिष, अपने बच्चों को संस्कृत का ज्ञान अवश्य देना चाहिए, हमारी ज्यादा जिम्मेदारी है। थोड़ा सा हम यहाँ ये जो संस्कृत गुरुकुलम जो है, चलो संस्कृत गुरुकुलम, इसमें जो बहुत सारे जो जम्मू के जाने माने जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, तो यहाँ हम थोड़ा सा बात करते हैं।
ये वकील साहब भी हमारे बार प्रेसिडेंट के जो, माफ कीजिए, बार के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं। क्या सिंह साहब लग रहा है आपको कि ये रुझान है आपका इस तरफ, या इस तरफ काम होना चाहिए? रुझान भी है सुंदर जी, मैं कहता हूँ इसको इस तरफ काम जरूर होना चाहिए। हम अपनी लैंग्वेज, हम अपनी भाषाओं को भूल चुके हैं, हम अपनी प्रथा संस्कृति को भूल चुके हैं, हम और किसी तरफ चल पड़े हैं। हमारे बच्चे आजकल, हमारे माँ बाप बच्चे कहते हैं अंग्रेजी बोलो। हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारी प्राचीन लैंग्वेज संस्कृत, कोई नहीं, ना कोई स्कूलों में पढ़ाता है, ना कोई घर में उसको बोलने देता है। अगर कोई ऐसे बोलेगा तो कहेगा तो क्या बोला यार। ठीक है, हमें ये कहना चाहिए कि हमें बच्चों को, अपने बच्चों को, खासकर अपने बच्चों को, जो आने वाली जनरेशन है, उनको संस्कृत जरूर पढ़ाना चाहिए। संस्कृत ये नहीं, संस्कृत के बड़े मतलब बड़े ज्ञान है। संस्कृत पढ़ने वाला बंदा शुद्ध होएगा, उसके अंदर ज्ञान, गुरु ज्ञान खुद ब खुद आएगा। जब संस्कृत मंत्र श्लोक पढ़ेगा, उसके अंदर ज्ञान सब कुछ उसके अंदर आएगा। मैं आपके माध्यम से हमारे जो डुग्गर समाज है, हमारे भारतवर्ष के भी सारे अपने जो पेरेंट्स को अपील करता हूँ कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा संस्कृत पढ़ाओ और अपनी जो देश की प्राचीन भाषा है उसको वापस लाओ। ये देववाणी कहा जाता है, देवों की वाणी। तो ये तो जाहिर सी बात है, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से जुड़ा हुआ जो कोई भी इंसान होगा वो अपनी पूजा पद्धति तो करता होगा, लेकिन देवी देवताओं से बात करने की जो भाषा है वो देववाणी संस्कृत है। उसके ऊपर हमें लगता है काम हो। तो जिस तरह से इन्होंने कहा भी कि अगर आप संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, श्लोक बोलते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी आत्मा का, विचारों का शुद्धिकरण होना शुरू हो जाएगा और हम उस तरफ आगे बढ़ चलेंगे जिस तरफ से हमारा समाज जो है वो भटक गया। यहाँ वाई बी शर्मा जी भी हैं, चैम्बर के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। जी, आप भी शर्मा साहब क्लास लेने आए हैं? नहीं, मैं तो क्लास अटेंड कर रहा हूँ। जानते होंगे संस्कृत का सुरेंद्र जी, क्लास अटेंड कर रहा हूँ और बड़ा अच्छा लगा जिस ढंग से इन्होंने कुछ बातें यहाँ पे बताई। और इनका कहना ऐसा है, और मैं काफ़ी हद तक उसमें विश्वास भी करता हूँ, कि काफ़ी भाषा जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें संस्कृत के वर्ड पहले ही हैं, लेकिन एक टैबू बन गया जब से ये इंग्लिश भाषा शुरू हुई है। हमने भी अंग्रेज़ी में ही सब कुछ चीज़ें पढ़ी, लेकिन वक्त के साथ हमें ये इस चीज़ का ज्ञान हुआ कि अगर आपने एक डिसिप्लिन्ड पर्सन रहना है तो यू हैव टू अल्टीमेटली आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए। और हमारे जितने शास्त्र हैं वो सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। सबसे जो विद्या का, जहाँ नॉलेज का सोर्स है, उपनिषद हैं, तो उपनिषद जो है वो संस्कृत में लिखे हुए हैं। ये दो बड़े शब्द हैं, ज्ञान और आत्मज्ञान। अगर ये दोनों हमें लगता है किसी भी शख्सियत के अंदर हो तो वो जीवन में जिस यात्रा को पूर्ण करना चाहता है वो बड़े आराम से, सुखद तरीके से वो यात्रा पूरी कर सकता है। जी, क्या कहेंगे? देखिए, ये आप नोटिस करेंगे या ये आप इस चीज़ की जांच करें, जो समाज संस्कृत पढ़ता है उसका सोचने का ढंग, उसका रहने का ढंग, उसका खाने पीने का ढंग अलग होता है, बिल्कुल अलग होगा। और उसका, जिसका ज्ञान, जो आत्मज्ञान, ज्ञान और आत्मज्ञान तभी होगा जब ज्ञान होगा तो फिर आत्मज्ञान होगा। तो ज्ञान का मुख्य जो आधार है वो है संस्कृत। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाएं संस्कृत से उत्पादित हुई हैं, कोई भी भाषा इससे परे नहीं है। संस्कृत का ज्ञान होना बड़ा ही जरूरी है। और अगर संस्कृत ही संस्कार पैदा करती है, जिसके संस्कार अच्छे होंगे तो ऑब्वियस है उसका जीवन अच्छा होगा, उसका समाज अच्छा होगा और देश वो अच्छा होगा ही। इसलिए संस्कृत यानी जीवन को पूरी तरह से संस्कारों की पटरी पर ले जाना। शरद जी, बड़ा संक्षिप्त में जी। आप यहाँ मैं देख रहा था कि पढ़ा रहे थे, क्लास चल रही है तो छोटे छोटे शब्द जो हम रोजमर्रा के जीवन में, जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, चाय पीजिए, पानी पीजिए, आइए बैठिए, इन चीजों का आप जो है वो संस्कृत में अनुवाद कर रहे थे। वो मैं इसलिए कर रहा था कि जनता में कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ मिथ्स हैं, और वो प्लांटेड हैं या हम खुद अपनी अज्ञानता की वजह से, हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, समय उसका इलाज करने का है। और इलाज करने का एक ही तरीका है कि हम फिर से सुपरिचित हों। संस्कृत हमारे लिए अजनबी हो गई, हम उससे फिर से जुड़ें, फिर से उससे परिचय करें, तो हमें पता चलेगा कि संस्कृत तो हमारे नस नस में है, हमारे खून के हर कतरे में है, हम में रची बसी है। हम संस्कृत हटा दें तो हम कुछ भी नहीं रह जाते हैं। भारतीय संस्कृति कुछ नहीं रह जाती, भारत कुछ नहीं रह जाता है। ये देखिए, यहाँ लिखा है विज्ञानस्य भाषा संस्कृतम, यानी ज्ञान भी है, विज्ञान भी है
और संस्कृत जो है वो कहीं ना कहीं देश की जो सभ्यता, संस्कृति, परंपरा है उसकी रूह है। और हमें सीधी सी बात है कि हमें अगर ज्ञान भी हासिल करना है, विज्ञान भी हासिल करना है और आत्मज्ञान भी हासिल करना है तो हमें संस्कृत भाषा का जो ज्ञान है वो अर्जित करना ही पड़ेगा। और तब जाकर हम एक संस्कारी मानव या संस्कारी जो कहें कि जीव बन सकते हैं और इस सृष्टि के लिए, इस प्रकृति के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए जो है वो हम अपना हमारी जो भूमिका है, जो योगदान है वो हम दे सकते हैं।